गरीब तबके के लोगों को मुख्यमंत्री तक हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जितने आदमियों का नाम इन्होंने अभी लिखाया, जिनके बारे में इन्होंने जीवनी लिखी है, हम समझते हैं कि सबसे नीचे तबके के लोग, जाति में भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी सबसे गए गुजरे लोगों में हम रहे। और एक ब्राह्मण होकर के टंडन जी अपना, जैसा कि मालूम हुआ है, हमारे जीवनी में इंटरेस्टेड हुए हैं, इसलिए इनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हम समझते हैं कि मेरे जीवन का जो आकृतियाँ हैं इन्होंने लिखा है, तो हमारे समाज के बहुत लोगों को उसमें लाइन मिलेगा, पथ प्रदर्शन मिलेगा। जैसे एक इंस्टांस हम बतलाते हैं, हम जहाँ जन्मे थे वहाँ पर 2 बात, पढ़ाई लिखाई का कोई हिसाब नहीं, राजनीति में आने का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की स्थिति ये हो गई कि मेरे पिताजी नाच करते थे, जैसे जितिया का नाच हुआ, नेठुआ का नाच हुआ, वो करते रहे। और जब कहीं दशहरे के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर वो नाच करने के लिए पैसे लेकर के कुछ लोगों के साथ, समूह के साथ जाते थे, तो वहाँ पर 10 दिन 5 दिन रहते थे और वो गाना गाते थे, और गाना डेली नया नया गाना गाते थे। तो वहाँ के रहने वालों लोगों ने कहा, वहाँ क्या कलनौर एक बस्ती है मखदुमपुर में, वहाँ वो जाते थे, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप इतना कितना पढ़े लिखे हैं? तो हमारे बाबूजी ने कहा कि बाबू हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कहें कि इतना गाना भजन कहाँ से याद आया? तो कहें कि साहब भगवान की कृपा है, माँ की कृपा है। तब उन्होंने कहा कि आपको बेटा उटा है? तो उस समय हम थे अकेले, हमारा छोटा भाई 8 बरस के बाद हुआ था, हम 7 बरस में रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक बेटा है। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने बेटा को पढ़ाओ, और यही भावना लेकर के बहुत कष्ट उन्होंने सहा, मार-पीट सहा, घर से बाहर निकलने की तलाशी भी सही, लेकिन बावजूद उसके अपने ये पर वो अड़े रहे। और आगे अनेक प्रकार के पढ़ने लिखने की जो बातें हुई, जो किताब में आप देखिएगा, हम 1966 में बीए ऑनर्स के साथ गया कॉलेज से पढ़े, नौकरी की, और उसके बाद फिर 1980 में राजनीति में आया। अब दूसरा पहलू जो कहते हैं कि राजनीति में आने को हम कैसे सोचा, एक गरीब घर का जिसकी माँ मजदूरनी हो, खेत में काम करती थी, 8 घंटा नियुक्त करके धान रोपती थी, हमारे पिताजी हल चलाते थे, और उस घर के लोग ये सोचे कि राजनीति में जाए, तो लोग ने कहा कि ये पागल हो गया है, ये काहे ऐसा सोचता है। लेकिन एक जगह से हमें प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा मिली कि जब हम गोरखियाई का, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बॉय सर्वेंट के रूप में जो काम कर रहे थे हम, तो हमको खाने के लिए मिलता था, तो गाँव का जानवर का गौशाला के नज़दीक पाया में बैठ कर के हम खाना खाते थे। खाने के समय में जब जानवर को देखा, बैल को देखा कि कौरी करता है, मुँह चलाता है, और मुँह चला रहा था, तो हमारे दिमाग में बात आई कि ये बेचारा इतना परिश्रम करता है और आज खाता है, कल भी जाएगा मज़दूरी करेगा, और उसके बाद ये मर जाएगा, दुनिया में इसको कोई नहीं जानेगा। तो ये हम जानते थे उस समय, कम से कम 11-12 वर्ष की उम्र हो गई थी, कि भाई बहुत भाग मानुष तन पावा, ये हम जानते थे, सुना था। तो हमको लगा कि हम मनुष्य घर में जन्म लिया है, तो हमको सिर्फ इस तरह से कभी यही करेंगे, गोरखियाई करेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या पढ़े लिखेंगे भी हम नौकरी करेंगे, तो हम समाज को क्या देंगे? हमको उसी समय प्रेरणा आई कि हमको राजनीति में रह कर के समाज को देखना चाहिए, और एक मन में संकल्प ले लिया था कि ब्रह्म शंभु नहीं तो रहूँ कुमारी, यानी हम जाएंगे तो राजनीति में जाएंगे, और नहीं तो 1966 में ग्रेजुएशन किया था। जिस क्लास में हम पढ़ते थे उस क्लास के लोगों को ट्यूशन करते थे, तो हमको 25 रुपया मिलता था, और वो पैसा से हम घर चलाते थे, और 40 रुपया स्टाइपेंड मिलता था, उससे भी हम अपना देखभाल करते थे। इस कष्ट में हम आगे बढ़ने का काम किया था, तो ऐसा लगा था कि क्या करेंगे, लेकिन तो भी मन में बात आ गई कि नहीं, हम ज़रूर राजनीति में जाएंगे। और राजनीति में जब आया तो और अनेक पहलुआँ हैं कि हमारा टिकट कट गया, कहाँ से टिकट लेने की प्रेरणा मिली, वो सब किताब में है, और इस तरह से आगे बढ़ते गए, और आज हम यहाँ पर हैं। तो ये 2 दिलचस्प पहलू है कि कैसे पढ़ाई शुरू हुई और कैसे राजनीति शुरू हुई। ये दोनों बात ऐसा ही है कि जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है मेरे किताब से, तो यही अभी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने सदन में आपके खिलाफ बहुत असहनीय टिप्पणी की, आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? हमारा कहना है कि बाद में उससे बात कीजिए, हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत नहीं। आगे की कार्रवाई क्या होगी आपकी? वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उनकी मुख्यता थी। अब ऐसा प्रश्न किए कि हमको कुछ कहना ही पड़ जाएगा, लगता है। बोले गधा बनी सलाम है आप। देखिए, देहात में कहावत है कि भल्ले भेड़िया सिर मुड़ाती है, समझते हैं इस चीज़ को? जब भेड़िया के माथा पर
केस हो जाता है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं और उसको काटता है कीड़ा, तो प्रायः मूली ढूंढते रहती है वो। तो आदमी जब उसके माथा को पकड़ता है तो बड़ा शांत हो जाता है और तब उसको लोग मूड़ते हैं। तो कहने का उसी को कहा जाता है कि भले चिड़िया मुड़ाते, इसलिए कि उसको तो माथा में जुक काट रहा था, इसलिए वो सीधा हो गई। इसी प्रकार से नीतीश कुमार जी स्वाभाविक रूप में हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाए। जब 2014 के चुनाव में वो पार्लियामेंट इलेक्शन में सभी सीटों में प्रायः हार उनको मिली, तो जदयू के लोग ही कहने लगे कि आप इस्तीफा दीजिए, आपके नेतृत्व में सब हार गया है, और इतना जोर पड़ा कि वो इस्तीफा देने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने चालाकी की कि हम एक ऐसा नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी को चुने जो नाम उसको हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नामित कर दें तो कोई विरोध न करेगा। तो उन्होंने जीतन मांझी को भैया मुसहर कम्युनिटी जो बाई नेचर सीधा सपटा ईमानदार और कर्मठ हुआ करता है, तो वे समझते थे वो कि जीतन मांझी इस तरह का है। इतना दिन इसका राजनीतिक लाइफ हुआ, कोई चाल पाल नहीं रहती है, ये जो हम कहेंगे वो करेगा, इसलिए हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और मुख्यमंत्री बनाया तो 2 महीना तक हम काम करते रहे उनके इशारा पर। आप सोच सकते हैं, मैं विस्तार में जाता हूँ कि जब हम ग्रेजुएशन किया था तो हमारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस विषय था। आप जोड़ सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को इतना पता था कि मुख्यमंत्री को क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। तो जब हमको मुख्यमंत्री बना दिया तो हमारा तो कर्तव्य था कि मंत्रिमंडल का गठन स्वयं करें, लेकिन नहीं, एक वैसे ही वोट लिया मुख्यमंत्री का, 2 घंटा के बाद एक सूची आई, वो भी कोई विधायक कोई नेता के मार्फत से नहीं, एक चपरासी के माध्यम से आया। इतना तुच्छ हमको समझते थे, इतना सीधा समझते थे, मूर्ख समझते थे, आप लोग इसको कर सकते हैं। वो एक चपरासी लेके आया, हम उलट के देखा तो देखा कि नाम है, और हुआ कि ये ही लोग मंत्री बन के शपथ लेंगे। अब जोड़िए, हम ही समझे, अरे हम जब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री हमको न बनाना है, लेकिन ये नाम दे दिए। लेकिन तुरंत ही की बात थी, हम उस पर सिग्नेचर कर दिया, इतना लोग ओथ ले लिया, मंत्री बन गए। हम जान रहे थे कि हमको मंत्री बनाना, हमारे राय से कोई मंत्री नहीं बना, सब माननीय नीतीश कुमार के राय से मुख्यमंत्री बना। फिर दूसरा सामने उसी प्रकार के एक लिस्ट आई, उसमें था सभी विभागों का बंटवारा था। तो हमारे मन में बात आई कि भाई मंत्री तो बनाइए दिए अपने मन से कम विभाग के बारे में तो हमसे राय तो कर लेते। अब ये ऐसा क्या बना दिए हमको मुख्यमंत्री, हमारा राय भी नहीं लिए, अब तो क्या करें। फिर तुरंत ही की बात थी, हम तुरंत कैसे रिवेल करते, इसीलिए हम फिर उस पर दस्तखत कर दिया, सब विभाग उनके कहने पर मिल गया। तीसरा दिन आया कुछ कमिश्नर, कुछ कलेक्टर, कुछ एसपी के ट्रांसफ़र का, वहाँ पर हम थोड़ा सा जो कि मन को बढ़ाया। और उसी बीच में आप लोग भी कहने लग गए थे कि जीतन मांझी रिमोट से काम करता है, जीतन मांझी रबर स्टैंप है, ये सारी बातें आ रही थी। तो हमको लगा कि नहीं, ये नहीं कहता पत्रकार लोग, हमको अपने मन से करना चाहिए। हम उनके जो प्रस्ताव थे ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसको हम रद्द करके अपने मन से सभी ट्रांसफर पोस्टिंग किया। झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। उनके समझ में आने लगा, अरे हम तो उनको समझाया लोगों ने कि अरे इनको तो आप बनाया था कि जैसे कहिएगा वो कहेगा, लेकिन ये अपने मन के करने लगा तो क्या होगा। और फिर उसके बाद 2-3-4 महीना में देखे होंगे आपने, एज मैनी एज 35 ऐसे हमने निर्णय लिया, जिसमें एक निर्णय आप लोगों के लिए भी था कि पत्रकारों को पेंशन देंगे, पत्रकारों को हर जिला में हम क्या कहते हैं मीडिया हाउस बनावेंगे, और प्रांत में भी उनका एक सेंट्रल हेडक्वार्टर बनावेंगे। आप लोगों को भी किया था, महिलाओं के लिए किया था। इस सशक्तिकरण की बात लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक पढ़ेगी महिला नहीं तब तक कैसे होगा। तो इसलिए बच्चा क्लास से लेके MA क्लास के बच्चों तक सभी जात के बच्चों का पढ़ाई हमने फ्री कर दिया था। हमारे इलाका में नक्सलाइट बहुत माना जाता था, सब लोग क्या करता था कि राइफल उठाता था, इसलिए कि उसका इज्जत नहीं दिया जाता था, वो भूखा मरता था। हमने कहा क्या कि ठेकेदारी में जो 75 लाख रुपया तक है, ठेकेदारी में हम आरक्षण दे दिया। आरक्षण दिया तो वो लोग जो नक्सलाइट वहाँ जाते थे वो लोग सब काम करने लग गए। बहुत से नक्सलाइट हम पर गुस्सा किया कि हमारा कैडर को साहब आपने बर्बाद कर दिया। हम कहा कि हम बर्बाद किया क्या, हम लोगों को रोजी रोजगार दिया, इसलिए भी उनको अच्छा नहीं लगा। ये बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 76% यहाँ किसान रहते हैं खेती पर, और इनको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। डीजल पेट्रोल ये सब लगाना पड़ता था।
तो हमने निर्णय लिया कि हर 5 एकड़ किसान जो रखते हैं ज़मीन, उनको हम बिजली माफ़ कर देंगे। ये सब काम शेड्यूल कास्ट के लिए हमने कहा कि 2-3 डिसमिल ज़मीन से काम नहीं चलेगा, 5 डिसमिल हम देंगे। और हमारे किसानों को शेड्यूल कास्ट को खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, जितना भूदान और सीलिंग की ज़मीन है वो 13 लाख एकड़ है, उसको हम बांट देंगे, एक एकड़ ज़मीन सबको देंगे। अगर वंचित हो जाएगा तो खरीद करके देंगे, ताकि हमारा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो खेतीहर मजदूर नहीं, खेतीहर किसान बन जाएगा। ये सारा जब निर्णय लेने लगे तो उनके जो अगल बगल अभी रहते हैं वही कहने लगे, नीतीश बाबू जीतन मांझी को भैया समझ कर क्या बनाए थे कि तो ऐसा काम कर रहा है कि 6 महीना और रह जाएगा तो आपको कुत्तों नहीं पूछेगा। बस लड़ाई चली वहीं से, अब इधर उधर करने लगे और फिर उसके बाद हमको रिजाइन कर। तो वो हमको अपना स्वभाव से चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए थे, अगर बनाते तो हम तो अच्छा काम किया। आज भी उनको चैलेंज करते हैं, कहिए कौन गलत काम किया था जिसने आपने कहा कि हट जाइए। और उसमें भी हम कहा था कि अगर वो कहते सीधे कि हट जाओ तो 2005 को याद रखिए आप, हम मंत्री बने थे इनके मंत्रिमंडल में, हमको शिक्षा विभाग में दिए थे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि उनके आपके यहाँ क्या है, तो एक दागी मंत्री आ गया है और वो तुरंत हमको बुलाए, 1 मिनट नहीं ठहरे हमने इस्तीफा दे दिया था, आप लोग सब जानते होंगे। तो उसी की वजह से अगर कहते तो, लेकिन ये तो एरोगेंट आदमी कि नहीं इसको हम हटाएंगे कान पकड़ के, और भाई हमारी यही स्थिति है। तो वो हमको बनाए थे स्वाभाविक, और वो जो आज तुम काम करते हैं तो उनका संस्कार क्या है। हम उनसे बड़े हैं उम्र में भी, पहले डिग्री हासिल किया है, पहले हम विधायक हुए हैं। तो अगर तुम काम करते हैं तो मैं तो कमर समझता हूँ कि या तो उनका एरोगेंसी बोलता है, या पागलपन बोलता है, या नहीं तो उनका संस्कार जो गलत है वो बोलता है। आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? आगे की कार्रवाई है, सभी लोगों से बात हो रही है। हम लोग कुछ कल असेंबली में प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे कि दलितों का अपमान इस प्रकार से जो आप कहा है, एक तो महिलाओं को अपमान किया कल, दूसरी तरफ हमारे महावीर चौधरी जी हमारे ब्रदर लगते थे, उनका पुण्यतिथि में गए और उनके पोर्ट्रेट पर फूल न चढ़ा करके अशोक के माथा पर चढ़ा दिए, अशोक चौधरी के माथा पर, वो गलती किए। और आज हम जब कहने लगे कि भाई आप कोटा बढ़ा देते हैं, लेकिन कोटा जो बढ़ा हुआ है या वर्तमान है उसमें कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों को आरक्षण मिला, इसको जांचिएगा तभी ना। यही कहा तो उनको तिथि लग गई। तो ये बात हुई है कि इस बात को महामहिम राज्यपाल के यहाँ भी कहेंगे कि जिस प्रकार से इनका दिमागी स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से गरीबों और महिलाओं और लोगों का ये इज्जत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त करवाइए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, करवाइए। ये राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल से कल मिलकर कहेंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू।